हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फार्माइज में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने पिछले वीक एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने वेरियस कोर्सेज डी फार्म, बी फार्म और साथ ही साथ फार्म डी के बारे में मैंने सारे डिटेल्स दिए थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही साथ आपके क्या वेरियस कोर्सेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो आज मैं लेकर के आई हूँ वेरियस जॉब स्कोप्स जो आपको आफ्टर फार्मेसी मिल सकता है। वेरियस कोर्सेज के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपके वेरियस कोर्सेज में क्या क्या जॉब स्कोप्स है। इसमें हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद के स्कोप्स के बारे में, बैचलर इन फार्मेसी के बाद स्कोप्स के बारे में एंड साथ ही साथ डॉक्टरल ऑफ फार्मेसी यानी कि फार्म डी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्म के जॉब स्कोप्स के बारे में। देखिए, आपके पास वेरियस आप लोगों ने नेट सोर्स से भी वीडियोस में भी देखे होंगे या तो फिर और भी यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली एंड एक्चुअली जो आपको जॉब स्कोप्स एक्चुअल में मिलता है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बिल्कुल रियल फैक्ट्स, कोई बना बनाया कहानी नहीं होगा जो एक्चुअली नहीं होता है। सबसे पहला सबसे कॉमन जॉब जो डी फार्म के बाद आप लोगों को मिलता है, डी फार्म का ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ 2 साल का है, जैसे कि मैंने बताया 2 साल का कोर्स है और यहाँ पर 6 साल का आपको जो है 3 महीने का जो है आपको कोर्स करना रहता है, प्रैक्टिकल कोर्स, ठीक है, जहाँ पर आप 3 महीने प्रैक्टिस करते हो। तो आपके देखिए, क्योंकि आपका यहाँ पे कोर्स जो है ड्यूरेशन कम है, तो ऑब्वियस रीजंस है कि आपको उतने स्कोप्स नहीं मिलेंगे जितना कि एक बैचलर इन फार्मेसी के बाद मिलता है या फिर जो नया कोर्स आया फार्म डी के बाद मिलेगा। आपके जो है यहाँ पर फिर भी मैं बता दूँ, डी फार्म के बाद ऐसे नहीं है कि आप बी फार्म जितने बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स जितना आप नहीं कमा सकते हो, बी फार्म के बाद भी आप जितना कमा सकते हो एक्चुअल उतना ही आप डी फार्म के बाद भी कमा सकते हो। कैसे, किन सेक्टर्स में, ये भी बताएंगे। देखिए, सबसे कॉमन जो आप लोगों का होता है स्कोप्स वो होता है ड्रग स्टोर्स में, ठीक है। आपके जो फार्मेसी स्टोर्स होते हैं, ड्रग मेडिसिन स्टोर्स, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोप्स होते हैं। वो हर के लिए कॉमन है, आपका बी फार्म हो, डी फार्म हो, फार्म डी, हर के लिए कॉमन होता है, ठीक है, हर आपके कोर्सेज के लिए कॉमन है। तो एनीवेज यहाँ पर आपको जो है आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो एंड प्राइवेट। और सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट के आपके जो पे स्केल है, इवन कि आपका प्राइवेट में भी, चाहे वो आप बी फार्म के बाद चाहे अप्लाई करो या फिर आप डी फार्म के बाद अप्लाई करो, बी फार्म एंड डी फार्म दोनों में से आप किसी में भी जाओ, आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो सेम होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, इवन प्राइवेट सेक्टर्स में भी। एक्सपीरियंस वाइज आपका सैलरी डिफर कर सकता है, बट अगर आप फ्रेशर हो, चाहे वो आप डी फार्म के बाद फ्रेशर हो या बी फार्म के बाद आप फ्रेशर हो, बट आपका सैलरी पैकेज सेम रहता है। तो यहाँ आपका डी फार्म एंड बी फार्म का वैल्यू सेम है। वहाँ पे आपका क्या काम होता है, प्रेस्क्रिप्शन चेक करना, जो आपके डॉक्टर्स जो प्रेस्क्रिप्शन रिटन प्रेस्क्रिप्शंस आपको भेजते हैं, डॉक्टर्स के जो प्रेस्क्रिप्शन लेकर आएंगे पेशेंट्स, उनको आपको देखना है, चेक करना है कि उसमें कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। देन आपको ड्रग्स जो है डिस्पेंस करना है, यानी देना है पेशेंट्स को, उन्हें एडवाइजेस देने हैं, जैसे सुबह खाना है, शाम खाना है, क्या टाइमिंग, ड्यूरेशन, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ें एडवाइजेस एंड डायरेक्शंस देने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या काम भी होता है, स्टोर कीपिंग का भी, यानी कि आपको देखना पड़ता है कि आपके स्टॉक में जो भी मेडिसिन्स है वो मेडिसिन्स के स्टॉक ख़त्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉक कम हो रहा है, जो भी आपके मेडिसिन्स ख़त्म होते हैं उसको आपको जो है लिस्ट तैयार करना होता है। तो इस तरह से आप जो है जो ज़्यादा खर्च होते हैं, जो मेडिसिन्स और जिनके स्टॉक्स कम होते हैं, उसको प्रॉपर वे में आपको मंगवाना, स्टॉक मेंटेन करना, वो आपका काम होता है, इन्वेंट्री मेंटेन करना। ओके, देन आपका सेकंड जो जॉब स्कोप में है वो है सिमिलर टू ड्रग स्टोर में जैसे आप काम करते हो, फार्मेसी स्टोर में, हॉस्पिटल्स के, उसी तरह आप वेरियस क्लिनिक्स, बहुत सारे क्लिनिक्स में भी फार्मासिस्ट का काम होता है। बहुत सारे जो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स होते हैं, पर्सनल प्रैक्टिसिंग क्लिनिक्स, वहाँ पर भी डॉक्टर अपना पर्सनल जो है फार्मासिस्ट भी एक हायर करके रखता है। देन जो है एनजीओज़, वेरियस आपके एनजीओज़ में भी अगर वहाँ पर मेडिकल टीम है तो वहाँ पे एक फार्मासिस्ट तो ज़रूर होगा। देन आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, आपके कम्युनिटीज़ में जो वेरियस आपके छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स होंगे वहाँ पर भी, साथ ही साथ आपके जो है आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल, वो भी एक तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ही कह सकते हैं, ठीक है, आयुष एट्सेट्रा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल हेल्थ भी जो है ऑप्शन रहता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर भी फार्मासिस्ट का जॉब जो है डी फार्म्स को मिलता है। वहाँ पर भी सेम काम होता है, प्रेस्क्रिप्शन देखना, मेडिसिन देना एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस एंड डायरेक्शन देना होता है। देन आगे बढ़ते हैं,
वर्क एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR जिसे बोला जाता है, एज अ डी फार्म, ठीक है, एज अ डी फार्म। नेट में आप अगर चेक करिएगा तो दिखाता है कि इंडस्ट्री में भी जॉब स्कोप्स है, पर मैं बता दूं, मैंने अपने लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस है उसमें मैंने नहीं सुना कि डी फार्म्स को इंडस्ट्री में लिया गया। इनफैक्ट डी फार्म्स को इंडस्ट्री में नहीं लिया जाता है, भले वो मेंशन्ड है। डी फार्म को जस्ट MR वाइज जॉब मिलता है। अगर सिप्ला कंपनी है, देन आपका कोई भी एल्केम कंपनी, जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये सारे में आप नहीं जा सकते। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट फार्मेसी इंडस्ट्री में हो, चाहे आपके फार्मेसी इंडस्ट्रीज़ के वेरियस आपके जो है अलग अलग पूरे कंट्रीज़ में जो है अलग अलग जगह उनका सप्लाई सेंटर्स है, जहाँ से वो क्या करते हैं, वहाँ से अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है, वो जा कर के वेरियस ड्रग स्टोर्स, यानी कि दवाई के जो दुकान होते हैं, शॉप्स होते हैं, वहाँ या फिर वेरियस जो डॉक्टर्स हैं उनको जा कर के, जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं उस कंपनी का वो जा कर के एडवर्टाइजमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि करते हैं। जा कर के वो बताते हैं कि मेरा जो ये कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्केम है, तो वो जो है ये पर्टिकुलर नया ड्रग का फॉर्मुलेशन किया है, इसका बेनिफिट्स ये है, तो उन्हें रिकमेंडेशंस के लिए आप मनाते हो कि आप मेरे मेडिसिन को लीजिए। दैट इज़ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आप पर्टिकुलर कंपनी का मेडिकल को रिप्रेजेंट करते हो, लोगों के पास लेकर जाते हो। अदरवाइज लोगों को कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली ये साबुन शैम्पू की तरह तो टीवी पर ऐड नहीं आता है, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही जा कर के इंट्रोड्यूस कराते हैं वेरियस ड्रग स्टोर्स में एंड आपके डॉक्टर्स के पास। तो ये होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम, यानी कि आप जा कर के एक टाइप ऑफ सेल्समैन की तरह है, बट आप सामान नहीं बेचते हो, आप जस्ट सैम्पल्स देते हो और आप बताते हो उनके फ़ायदे क्या है, किस तरह काम करता है एंड एटसेट्रा। सो आपको अगर इंडस्ट्री में जॉब स्कोप है भी डी फार्म के बाद, तो आपका जॉब स्कोप यही है कि आप उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहोगे, प्रोडक्शन वगैरह में नहीं रहता। तो ये आपके डी फार्म के जो रियल फैक्ट्स है, जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आप नेट पे देखोगे तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि इंडस्ट्री, बट इंडस्ट्री में जस्ट मार्केटिंग पॉइंट पर आपका जो है सो काम रहता है। सो एनीवेज ये हो गया। देन आपका और क्या है, आप अपना खुद का शॉप खोल सकते हो। आप अपना खुद का जो भी शॉप है, सबसे बेस्ट होता है डी फार्म, मैक्सिमम लोग उस पर्पज़ से ही करते हैं अगर उन्हें खुद का शॉप खोलना रहता है तो ये आपके कुछ जो है सो आपके स्कोप्स हैं। इसमें ज़्यादा स्कोप्स नहीं रहता है। MR और कॉमनली आपके कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी ड्रग स्टोर हो गया, कोई भी हॉस्पिटल का हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या किसी तरह का आपका कम्युनिटी सेक्टर हो, वहाँ पर आपको जो है एज अ वहाँ पर फार्मासिस्ट, मतलब मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए प्रेस्क्रिप्शन वाइज वो आपका काम रहता है। तो यहाँ पे जो आपके पे स्केल्स रहते हैं वो आपका 8,000 से 25,000 तक के पर मंथ में होते हैं, ठीक है। मिनिमम अगर प्राइवेट मेडिसिन स्टोर में अगर आप काम करते हो, ठीक है, अगर वो कोई छोटा मोटा प्राइवेट मेडिसिन स्टोर है तो वहाँ पर 8,000 से आपका शुरू होता है सैलरी पैकेज, और हाईएस्ट 25,000 तक जाते हैं वेरियस आपके गवर्नमेंट जॉब्स जो है, ठीक है, जिनका स्टार्टिंग जो है सैलरी 25,000 तक का रहता है, ठीक है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर्स में आपका नहीं रहता, 25,000 तक आपका जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। बट गवर्नमेंट सेक्टर में ये मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, अगर उस गवर्नमेंट सेक्टर का सैलरी पैकेज स्टार्टिंग 25 है तो वो डी फार्म के बाद हो या बी फार्म के बाद आप ज्वाइन करो, जो जिसको भी मिले बी फार्म या डी फार्म उसको 25 ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप एज अ डी फार्म हो तो आपको कम मिलेगा एंड एज अ बी फार्म आप जाओ तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो इस सेक्टर्स में आपका जो ये बेनिफिट है। देन आगे बढ़ते हैं आपका बी फार्म के जॉब स्कोप्स के बारे में। सो बी फार्म आप लोगों को जैसे मैंने बताया 4 साल के कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स है ये, ठीक है, बैचलर इन फार्मेसी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके स्कोप्स थोड़े ज़्यादा होंगे, जो आपके डी फार्म के हैं वो तो यहाँ पर होंगे ऑब्वियसली। साथ ही साथ क्या है, जॉब एज अ जूनियर साइंटिस्ट की तरह आप जॉब कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहाँ पर आपको पता है मेडिसिन्स डेली जो है नए नए इन्वेंशंस, नए नए काम चलते ही रहते हैं। हर दिन जो है मेडिसिन्स पर कुछ ना कुछ नए नए जो है आविष्कार होते ही रहते हैं। तो वहाँ पे आपके जो है एक टीम मेंबर, ठीक है, कोई अकेला तो वहाँ पर काम नहीं करता, वहाँ पे एज अ टीम किसी तरह का प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट चलता है, जहाँ पे आपके मोस्ट प्रोबेबली PhD होल्डर्स जो होते हैं, M फार्म मास्टर्स वाले लोग रहते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं,
साथ ही साथ बी फार्म्स को भी, अगर बी फार्म का उतना कैपेबिलिटी है, कोई बैचलर इन फार्मेसी करके उतना उसका कैपेबिलिटी है, वो अगर उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करता है, देन ही कैन ऑल्सो ज्वाइन एज अ जूनियर साइंटिस्ट। ओके, सो देन आपका वर्क एज क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट्स। क्वालिटी कंट्रोल आपके फार्मा इंडस्ट्री में जहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है, प्रोडक्शन का भी सेक्टर होता है, क्वालिटी कंट्रोल का भी, प्रोडक्शन होने के बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी चेकिंग। जो फार्मेसी कोर्सेज के दौरान आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ जो है वहाँ पर आप जो है जा कर के आपको परफॉर्म करना रहता है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो वेरियस इवैल्यूएशन है, एनालिसिस टेस्ट है, वो सारा आपको परफॉर्म करना रहता है। तो बी फार्म का वहाँ पर भी आपका स्कोप रहता है, ठीक है। ये जनरली आपका जो है प्राइवेट सेक्टर में आता है। देन आपका होता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। ये कुछ हद तक आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरह ही है। रिसर्च में आपके क्या होते हैं, नया नया ड्रग्स का भी इन्वेंशन होता है। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जो है रिसर्च डेवलपमेंट में आपका नया ड्रग्स, डिजीज़ एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों पर काम चलता है। लेकिन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, आपके जो भी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, ठीक है, जो भी मार्केटेड फॉर्मुलेशन है, उसको और भी ज़्यादा इनोवेट किया जाता है, यानी कि उसमें और मॉडिफिकेशंस वगैरह किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का अगर नॉर्मल पहले मेडिसिन आता था, तो उसके साथ क्या क्या और एक्सीपेंट मिला करके उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में। वहाँ पर भी आपका जो है काम बी फार्म्स को मिलता है, बैचलर इन फार्मासिस्ट को। देन आपके जो है ड्रग इंस्पेक्टर, ये आपका एक बेनिफिट है जो कि एक डी फार्म को नहीं मिलेगा, बट बी फार्म अगर आपने किया तो आपको ड्रग इंस्पेक्टर का मिलता है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है, ठीक है। वैसे में भी इसका वैकेंसीज काफ़ी रेयर में निकलता है, बहुत रेयर में, और जब निकलता है तो इसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत टफ कंपटीशन। आपको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना पड़ता है। आपका पूरा का पूरा 4 साल का बी फार्म में आपने जितना पढ़ा, उस सारा नॉलेज आपका यहाँ यूटिलाइज होगा अगर आप क्रैक करना चाहते हो ड्रग इंस्पेक्टर का कंपटीशन एग्ज़ाम से। सो इसमें लेकिन आपका जो है, मैं बता दूँ, सबसे बेस्ट जॉब अगर आपका आफ्टर बी फार्म है तो वो है ड्रग इंस्पेक्टर। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो सैलरी की आप मतलब सोच नहीं सकते हो, आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है इसके बाद। एनीवेज, साइंटिफिक राइटर का अगर हम बात करें तो आपके जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, ठीक है, फार्मेसी रिलेटेड आर्टिकल्स, किताबों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, किताब तो जनरली ऑथर्स लिखते ही हैं, बट किताबों में भी, ठीक है, आपके जो अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, बड़े बड़े ऑथर्स हैं, ठीक है, या फिर जितने भी मेडिकल जर्नल्स निकलते हैं, ठीक है, जितना भी रिसर्च पर काम चल रहा है उसका जो भी जर्नल निकलता है, या जो अच्छे अच्छे मेडिकल बुक्स निकलते हैं, फार्मेसी बुक्स निकलते हैं, तो ऑथर बैठ करके आपके जो है ना वो टाइप नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए साइंटिफिक राइटर्स, वो बी फार्म के बाद आपको ये जॉब मिलता है। काफ़ी रेयर ये जॉब स्कोप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, इसके भी वैकेंसीज बी फार्म्स के लिए निकलते हैं। आप एज अ साइंटिफिक राइटर, यानी कि आप जितने भी जर्नल, जो भी रिसर्च हो रहा है, आप किसी ऑथर के अंडर में, या जहाँ पर रिसर्च हो रहा है, रिसर्चर्स के अंडर आप काम करोगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, वेरियस डॉक्यूमेंटेशंस को जो है आपको मेंटेन करना होगा। आप डॉक्यूमेंट्स लिखोगे, जितने भी रिसर्च पेपर वर्क्स वगैरह हो रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म देना आपका काम रहेगा। तो आप होते हो साइंटिफिक राइटर। देन वर्क एज सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यानी कि MR, सेल्समैन। जैसा कि मैंने बताया, सेल्समैन तो नहीं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम, ठीक है, सेल्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आप सेम जैसा कि डी फार्म में मैंने बताया, सेम वही बी फार्म, यहाँ पर भी जो है आपका डी फार्म हो या बी फार्म हो, दोनों के लिए पैकेज सेम। यहाँ पर अगर आप ट्रैवलिंग जॉब, ये जॉब आपके लिए तब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बिकॉज आपको जगह जगह जाना होता है अपने टारगेट्स को पूरे करने के लिए। आपको मंथली कुछ टारगेट्स, बेसिक सैलरी कुछ होता है, साथ ही साथ आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रमोशंस। हाँ, लेकिन एक ये बेनिफिट है, डी फार्म को उतना प्रमोशन नहीं मिलेगा जितना कि एक बी फार्म को मिलेगा। उसके बाद अगर आप एम फार्म हो तो आपको मैनेजर पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स है पोस्ट का, बट आपका जो मतलब प्रमोशन पोस्ट का, अदरवाइज बेसिक जो सैलरी आपके होते हैं वो डी फार्म हो या बी फार्म हो, सेम होता है। देन आपका क्या है कि, तो यहाँ पर आपको अगर ट्रैवलिंग पसंद है,
क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल ही आपको करना पड़ता है, पर्टिकुलर ऑफिस में बैठ कर कोई काम नहीं होता है, आपको जगह जगह ड्रग मेडिसिन्स में डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। इवन कि कुछ कुछ ऐसे मीटिंग्स भी होते हैं जहाँ जिसकी वजह से आपको बाहर भी जाना पड़ता है, अब्रॉड भी आपको भेजा जाता है, जहाँ पर आप वेरियस मेडिसिन्स के बारे में नॉलेज लेते हो और उसी नॉलेज को फिर आप जो है अपने डॉक्टर्स या जो भी आपके जिस ड्रग स्टोर के साथ आप जाकर के अपना बिजनेस डील करते हो, यानी कि उन्हें जाकर के समझाते हो, ठीक है ना। तो आप समझ कर आते हो, वेरियस मीटिंग्स आप ट्रैवल करते हो, मीटिंग्स करते हो, आप वहाँ से नॉलेज गेन करते हो अपने पर्टिकुलर मेडिसिन्स का, अपने कंपनी के मेडिसिन फॉर्मुलेशंस का, अंदर आप नॉलेज को गेन करके एक्सप्लेन करते हो। तो ये सारी चीज़ें। देन आगे बात करते हैं जॉब आपके ड्रग स्टोर्स में। जैसे कि मैंने बताया बी फार्म डी फार्म के बारे में, वैसा ही बी फार्म के लिए भी है। आप ड्रग स्टोर चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, ड्रग स्टोर्स में आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्ड NRHM एटसेट्रा, ये सारे वेरियस आपके कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है, उसके अंडर आपके जो है आप काम कर सकते हो। देन आगे बात करते हैं लेक्चरर। ये आपको, जैसे कि मैंने बताया, प्रैक्टिकली जो चीज़ होता है आपको शायद नेट पे ना मिले ये चीज़, ठीक है, पर प्रैक्टिकली ये चीज़ है। अगर आपने बी फार्म किया, बी फार्म करने के बाद एक्चुअली अगर रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो आप बी फार्म करने के बाद अगर 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको होता है, देन आफ्टर आप जो है एज अ लेक्चरर डी फार्म स्टूडेंट्स को, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्म विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे जो आपके पे पैकेज रहते हैं बी फार्म के, थोड़े ज़्यादा बेहतर रहते हैं। 10,000 से शुरू होता है, 45,000 तक आपका जाता है। 45,000 जो हाईएस्ट रेंजेस है वो आपके मोस्ट प्रोबेबली ड्रग इंस्पेक्टर या फिर CCL वगैरह के जो जॉब होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स, वहाँ पर आपके सैलरी पैकेजेस होते हैं इतने हाईएस्ट में। और फिर आपके जो 10,000 से स्टार्ट होते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, ये सारे आपके जॉब लोकेशंस कहाँ आप लोकेटेड हो। जैसे कि अगर हम बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा में थोड़े से, उड़ीसा या साउथ के साइड में जो है थोड़ा सा जो है वहाँ सैलरी प्राइवेट सेक्टर्स में कम है कंपेयरिंग टू आपके नॉर्थ साइड। साउथ साइड से नॉर्थ साइड में आपके प्राइवेट सेक्टर्स में सैलरी जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसी तरह इंडस्ट्री में भी है। इंडस्ट्री में अगर आप इधर चले जाओ, मतलब आप ईस्ट साइड में जाओ, जैसे कि आपके जो ठंडे प्लेसेस हो गए, ठीक है, दार्जिलिंग एटसेट्रा, ठीक है, वहाँ पे आपके जो है जितने इंडस्ट्रीज़ है वहाँ थोड़े सैलरीज आपके ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गुजरात। ओके, सो ऐसे आपके स्कोप्स हैं। देन आगे बात करते हैं आपका फार्म डी के जॉब स्कोप्स के बारे में। सो फार्म डी काफ़ी न्यू है, अभी इसके इवन की कोर्सेज भी बहुत सारे कॉलेजेस में स्टार्ट नहीं हुए हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। बट आपका मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को कोर्सेज़ के बारे में, इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो इसमें मैंने बताया था फार्म डी और बी फार्म में क्या आपके डिफरेंस मेनली है। बी फार्म आपका फॉर्मुलेशन पर ज़्यादा, मैंने उन्हें जो है ओवरऑल सारा चीज़ तो सिखाया जाता ही है बी फार्म को, बट उनका जो मेन फोकस वो इंडस्ट्री में वो जा सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में वो जा सकते हैं, ठीक है। और जो ये फार्म डी है, इसको बनाया गया स्पेशली फार्मासिस्ट का रोल क्लिनिकल रिसर्च पे लाने के लिए, जिसकी वजह से आपका जो स्टडी कोर्सेज है, आपने अगर वहाँ सब्जेक्ट्स देखा होगा पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया भी था वहाँ पे ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स है वो किस तरह से ड्रग्स ह्यूमन बॉडी में काम करता है, उस पर ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है उसका स्टडी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि हम यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च का मतलब होता है ह्यूमन पर स्टडी करना, ड्रग्स का स्टडी। तो ह्यूमन पर ड्रग्स का स्टडी करने के लिए जो फार्मासिस्ट का रोल है उसको यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि डॉक्टर्स करते हैं आपका पेशेंट के साथ ज़्यादा डील, इसी तरह आपका जो डॉक्टरल ऑफ फार्मेसी है वो पेशेंट्स के साथ ज़्यादा डील करने का ही आपका कोर्स है। तो इसके अकॉर्डिंग इनके जॉब स्कोप्स है, जैसे कि आपका यहाँ पर आप काम कर सकते हो फार्म डी के बाद। यहाँ पर अभी तक मैं बता दूँ जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है आपका ड्रग स्टोर पर काम। आप जितने भी वैकेंसीज देखोगे, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के, स्पेशली आपके जितने भी ड्रग स्टोर हॉस्पिटल्स के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए निकलता है, वहाँ पर आपका जो है या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी का ही आपको ऑप्शंस मिलेगा। फार्म डी के बाद भले आप भर सकते हो, बट फार्म डी का वहाँ पर कुछ स्पेशल मेंशंस नहीं रहता है, इसका ज़्यादा स्कोप। लोग जनरली बी फार्म भी कर सकते हैं, फार्म डी करने के बाद
हॉस्पिटल में काम करने का कोई मतलब नहीं होता है, बिकॉज हॉस्पिटल में ड्रग स्टोर में डिस्पेंस करने वाला काम को अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, वो कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज स्पेशल कोर्स है, आप इस पर 5 साल देते हो, 1 साल और आप एक्स्ट्रा जो है प्रैक्टिस में देते हो, तो नॉर्मल ड्रग डिस्पेंसिंग के लिए इसका ज़रूरत नहीं है। सो एनीवेज चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप काम करोगे मेडिकल राइटर, जो मैंने साइंटिफिक राइटर का बात बताया, जहाँ पर आप जो है वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनी, बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी जो है, या फिर जो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, वेरियस आपके मेडिकल केयर कंपनीज़ है, ठीक है, तो आपके मेडिकल रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़ है, वहाँ पर जितने भी काम हो रहे हैं, जो भी रिसर्च हो रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है, लिखने का काम, उसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही चाहिए, कोई आम आदमी नहीं लिख सकता है, तो वहाँ पर आपके फार्म डी वगैरह को ज़्यादा लिया जाता है। यहाँ पर आपका जो सैलरी पैकेजेस जनरली होता है 15,000 से शुरू करके 20,000 तक पर मंथ का आपको सैलरी पैकेज होता है। देन एज अ लेक्चरर पीसीआई के अकॉर्डिंग आपको जो है परमिशन है, एज अ लेक्चरर आप काम कर सकते हो, तो 15,000 से 30,000 तक आपके वेरियस अलग अलग लोकेशन वाइज आपका सैलरी डिफर करता है, 15 से 30,000 तक पर मंथ का सैलरी होता है। देन आगे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस जो प्रोजेक्ट वर्क्स चलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क्स जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रहता है, क्यों? क्योंकि वो पूरा लाइफ टाइम नहीं चलता है, 1 साल 2 साल ऐसे कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो प्रोजेक्ट में जो है कॉन्ट्रैक्चुअल वाइज ही लोगों को रखा जाता है, तो वो लोग फार्म डी को रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेट्स, मतलब क्लिनिकल रिसर्च वेरियस जो है ड्रग का किसी भी पेशेंट, किसी भी ह्यूमन बॉडी पे कैसे इंट्रैक्शन होता है, ये सब पर अगर रिसर्च करना है, ठीक है, तो वहाँ पर फार्म डी ग्रेजुएट्स को लिया जाता है, ठीक है, जो फिर आगे जा कर के पहले तो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेट वाइज, कोऑर्डिनेट मतलब असिस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है, मतलब जो आपके हाईए पोस्ट में जो क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं आप उनके अंडर में रहोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेटर रहोगे, कोऑर्डिनेट्स रहोगे, मतलब आप उनके अंडर में काम करोगे एज अ असिस्टेंट। देन आपका जब 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप आगे जा कर के खुद क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स बन जाओगे, मतलब कि आप वहाँ काम करते करते अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाए या 1-2 प्रोजेक्ट में आपने काम कर लिया इस तरह, तो आप फिर क्या हो सकता है कि आगे जाकर के खुद आप कोऑर्डिनेट करोगे, ठीक है, मतलब आप मेन एसोसिएट हो गए, आपके अंडर जो है फिर लोग काम करेंगे क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में। देन आगे बात करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड प्रेस्क्रिप्शन एनालिस्ट। आपका अगर हॉस्पिटल में काम है तो डिस्पेंस करने का नॉर्मल काम आपका नहीं रहता है, क्योंकि आपने क्लिनिकल रिसर्च पर एडिशनली स्टडी किया है, तो आपका जो है मेन फोकस हॉस्पिटल में अगर रहेगा तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट, बड़े बड़े फार्मासिस्ट जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, एम्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके जो है ना फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाले फार्मासिस्ट को एक्चुअली रखा जाता है, जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट वाइज काम करते हैं, मतलब वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें जो दवाई दिया जा रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में खुद रिसर्च चलता है, अपना मेडिसिन फॉर्मुलेशंस वो लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होता है, तो वो जो फॉर्मुलेशंस होता है वो पेशेंट में किस तरह से काम कर रहा है, पेशेंट्स का इंट्रैक्शन वगैरह ड्रग के साथ, वो चीज़ स्टडी करने के लिए वहाँ पे पर्टिकुलर फार्मासिस्ट रखा जाता है फार्म डी वालों को। देन वो प्रेस्क्रिप्शन एनालिस्ट भी होते हैं। प्रेस्क्रिप्शन एनालिस्ट यानी कि एक बी फार्म किए हुए स्टूडेंट या फिर एक डी फार्म किए हुए स्टूडेंट से बेहतर आपका फार्म डी वाले जानेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लिनिकल रिसर्च पर, फार्माकोकाइनेटिक्स एटसेट्रा पर ज़्यादा स्टडी किया रहता है वो लोग, तो वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेस्क्रिप्शन को एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि जो भी कॉम्बिनेशंस है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, जो भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन किसी फिजिशियन, किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया वो कितना सही है एटसेट्रा। ओके, इस तरह से हॉस्पिटल में उनका काम रहता है। देन वो काम कर सकते हैं कम्युनिटी प्रैक्टिशनर, नॉर्मल आप खुद, ये जो सबसे बेस्ट थिंग, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बाद आप खुद भी डॉक्टर बन सकते हो। जी हाँ, आप एक जूनियर डॉक्टर की तरह हो सकते हो, आप एक स्पेशलिस्ट एमबीबीएस की तरह तो हर दवाई को नहीं दे सकते हो, या फिर हर डिजीज़ के लिए आप नहीं दवाई दे सकते हो, लेकिन आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो? प्रैक्टिस करना मतलब ही होता है मेडिसिन देना, प्रेस्क्राइब करना, मतलब आप प्रेस्क्रिप्शन डिस्पेंस नहीं करोगे, आप खुद दवाई दोगे, आप खुद पेशेंट चेक करोगे। तो क्रोनिक डिजीज़ ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये ज़रूर पता है कि फार्म डी के बाद आप डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन किस तरह से क्या कर सकते हो वो जानना ज़रूरी है। तो आप क्रोनिक डिजीज़ यानी कि जिनका लॉन्ग टाइम, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट डिजीजेज जिन्हें होता है, हाइपरटेंशन,
ब्लड शुगर का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, जो क्रोनिक डिजीज़ यानी कि वैसे डिजीज़ जो लॉन्ग टाइम चलता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिजीजेज नहीं, क्योंकि एक्यूट डिजीज़ में जो शॉर्ट टर्म डिजीज़ होते हैं, ठीक है, वो बहुत टाइप के होते हैं। आपने डिजीज़ पर उतना स्टडी नहीं किया है, उस पर स्टडी ज़्यादा करते हैं आपके डॉक्टर्स जो फिजिशियंस होते हैं, तो वो बेहतर समझ पाएंगे कि जो अनसर्टेन डिजीज़ हो जाए, अचानक से कोई बीमारी हो तो क्या हुआ है क्या नहीं, वो एक डॉक्टर ही बेहतर समझ सकता है। लेकिन आप एज अ फार्म डी, आपने जितने भी स्टडी किए हैं उसके हिसाब से जो लाइफ टाइम चल रहे डिजीजेज होते हैं जैसे डायबिटीज़ या लॉन्ग टर्म, ठीक है, उन डिजीजेस का आप क्योर कर सकते हो, आप उसके लिए पेशेंट देख सकते हो एंड उससे प्रेस्क्राइब कर सकते हो मेडिसिन, ठीक है। तो क्रोनिक डिजीज़ नॉट फॉर एक्यूट डिजीज़, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप फार्म डी करके एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ऑलवेज सिर्फ क्रोनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स को देख सकते हो, मतलब वैसे कंडीशंस को जो आपका लाइफ टाइम चलता है, चाहे वो आर्थरिटीज़ का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, एट्सेट्रा। देन साथ ही साथ आप एज अ ड्रग एक्सपर्ट, ड्रग इंट्रैक्शन स्पेशलिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट, इस तरह के प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। ड्रग एक्सपर्ट, अगर आप अपना चेम्बर खोलते हो, कोई भी आप जो है ड्रग एक्सपर्ट यानी आप सजेस्ट करोगे कि कौन सा ड्रग लेना सही है क्या नहीं, ये आप ड्रग एक्सपर्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। ड्रग इंट्रैक्शन स्पेशलिस्ट आपका खुद का भी आप कर सकते हो, या फिर जनरली ये जो चीज़ है ये आप एक डॉक्टर के अंडर, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है उसके अंडर आपको काम करना होता है, जहाँ पे आप ड्रग एक्सपर्ट, आप डॉक्टर को सजेस्ट करोगे कि ये दवाई आप लीजिए, ये बहुत बेस्ट होगा। ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में आप बताओगे कौन सा ड्रग्स आपस में इंट्रैक्शन करके किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। और न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन वगैरह का सजेशंस देना कि ये दवा ये खाना इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ये डाइट होना चाहिए, किसी भी तरह के पेशेंट के लिए किस तरह का डाइट होना चाहिए, इसके स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। ओके, जिसमें स्पेशली ज़्यादातर आपको जो है एज अ किसी डॉक्टर के अंडर ही आपको काम करना होता है। देन जो है आप और एक चीज़ जो है इसका बेनिफिट दैट इज़ मेडिकल कोडिंग, आपके वेरियस मेडिकल कोडिंग होते हैं, ठीक है, या फिर आपने जो है जाना होगा कोडिंग यानी कि जैसे बारकोड वगैरह होता है, हर मेडिसिन को कोड वगैरह करना रहता है। अब जो है कंप्यूटर सिस्टम हो चुका है आपके फार्मेसी सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में कंप्यूटर सिस्टम आ गया जिसके द्वारा क्या होता है, कोड के द्वारा पेशेंट को पहचाना जाता है, कोड के द्वारा मेडिसिन पर्टिकुलर पेशेंट का कौन सा मेडिसिन है वो पहचाना जाता है। तो वहाँ कोडिंग करने का जो काम होता है वो काम वो कर सकता है। मेडिकल बिलिंग, ठीक है, मतलब कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी से मेडिसिन को कोड करना, ठीक है, मेडिकल्स का बिलिंग वगैरह करना। देन आपका हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी फार्म डी वाले रहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपके हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस होते हैं वहाँ पे किस तरह के पेशेंट है, उसको किस तरह का डिजीज़ है, कैसा उसको हो सकता है कंडीशन, तो कैसा इंश्योरेंस उसके लिए बेस्ट होगा एट्सेट्रा, ये फार्म डी ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्लिनिकल रिसर्च पर ज़्यादा स्टडी किया रहता है। सो एनीवेज आपके जो कॉमन पे पैकेजेस है फार्म डी के बाद वो आपके एनुअली, ईयरली में बता दूँ तो 3.5 लाख जितना हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके खुद के मेरिट पर, आपका जॉब स्कोप क्या है, कहाँ पर आप काम कर रहे हो, इस तरह से। सो एनीवेज होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी जो आपको शायद कहीं और पर नहीं पता चलता। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।